हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज भी हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की, और कल भी हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है, अभिप्रेरणात्मक समुच्चय का निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन है प्रेरणा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य प्राप्ति, संतुष्टि। और दूसरा ऑप्शन है प्रेरणा, संतुष्टि, लक्ष्य प्राप्ति, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। और अगला है प्रेरणा, लक्ष्य प्राप्ति, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, संतुष्टि। एंड लास्ट वाला है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य प्राप्ति, प्रेरणा और संतुष्टि। तो इसमें बताना है कि अप्रेरणात्मक समुच्चय का जो सही अनुक्रम होगा वो कौन सा होगा। तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ से प्रेरित होता है, मतलब कुछ भी उसे करना है, तो पहले उसको कुछ भी काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है, यानी कि वह कुछ भी करना चाहता है तो प्रेरित होगा। उसके बाद यदि वह उसको करना चाहता है तो प्रेरणा के बाद फिर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करेगा, यानी कि जिस भी लक्ष्य को वह पाना चाहता है तो उसके लिए वह वैसा ही व्यवहार करेगा। और व्यवहार से मतलब कि फिर वह उस पर काम करेगा, और जब उसको लक्ष्य मिल जाएगा, यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति होगी, तब उसे संतुष्टि प्राप्त होगी। इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला ही सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या सत्र प्रारंभ होने से पूर्व गतिविधियाँ पहले से निर्धारित कर ली जाती हैं। पूरा पाठ्यक्रम गतिविधियों में रूपांतरित कर दिया जाता है। शिक्षक की भूमिका न्यूनतम होती है, या फिर शैक्षिक अधिकारियों द्वारा गतिविधियों की सूची का मानकीकरण करना होता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि जो गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या है वहाँ पर शैक्षिक अधिकारियों द्वारा गतिविधियों का मानकीकरण नहीं किया जाता, क्योंकि गतिविधियाँ तो क्लास के अकॉर्डिंग बच्चों के साथ करवाई जाती हैं, तो उसके लिए कोई मानक निर्धारित नहीं होते हैं। इसके अलावा इसमें शिक्षक की भूमिका न्यूनतम नहीं रहती, ये भी गलत है। और सत्र प्रारंभ होने से पहले ही गतिविधियाँ निर्धारित कर ली जाती हैं, ये भी सही नहीं रहेगा। जो हमारा सही है, यानी कि जो गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या होती है उसमें पूरा पाठ्यक्रम गतिविधियों में रूपांतरित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक ग्रामीण वातावरण में विषय चने के बीज का अंकुरण बहुत अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। समुदाय के किसानों से सहायता मांगकर चने के बीज के अंकुरण पर प्रयोगशाला प्रयोगों द्वारा या फिर मॉडलों द्वारा चने के बीज का अंकुरण दर्शाकर, या चने के बीज पर एक फिल्म शो के आयोजन द्वारा। तो यहाँ पर ये पूछा है कि किस तरीके से सबसे अच्छे ढंग से पढ़ाया जा सकता है। तो पहला वाला सही नहीं है, और मॉडलों पर दर्शाना मतलब बना करके दर्शाना ये भी ठीक है, बट इसमें सबसे अच्छे तरीके से पूछा गया है, तो ये वाला भी नहीं सही रहेगा, और लास्ट वाला भी नहीं सही रहेगा। जो हमारा सही होगा वो होगा कि चने के बीज के अंकुरण पर प्रयोगशाला प्रयोगों द्वारा, यानी कि उसके जो बीज हैं उस पर अंकुरण को प्रयोगशाला में प्रयोग करके दिखाया जाए। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, एंड हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अधिगम का मूल्यांकन करते हुए एक शिक्षक के रूप में आपको बचना चाहिए। विद्यार्थियों के जीवन के बारे में सूचना एकत्र करने के विभिन्न तरीकों के प्रयोगों से, विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि प्रदान करने से, लगातार सूचनाएं एकत्रित करने और उसे रिकॉर्ड करने से, या फिर उनमें तुलना करने से। तो हमें किस चीज़ से बचना है, क्योंकि विद्यार्थियों के जीवन के बारे में सूचना एकत्र करने के विभिन्न तरीके हमें अपनाने चाहिए, तो इस चीज़ से हमें बचना नहीं है। एंड विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि भी हमें देनी है कि पढ़ाने के बाद फिर हमें उनका फीडबैक भी देना है, क्या सीखा क्या नहीं सीखा, ये सारी चीज़ें। और लगातार सूचनाएं एकत्रित भी हमें करनी है, रिकॉर्ड भी दर्ज करना है, तो ये भी सही रहेगा, यानी कि इस चीज़ से भी हमें बचना नहीं है। हमें बचना है उनमें तुलना करने से, यानी कि आपस में विद्यार्थियों में हमें तुलना नहीं करनी है। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है। प्रेषक ग्राही संदेश, प्रेषक संदेश ग्राही,
संदेश प्रेषक ग्राही या फिर ग्राही प्रेषक संदेश। तो इसमें सही अनुक्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले एक भेजने वाला होता है और फिर वह कुछ ना कुछ संदेश को भेज रहा है और संदेश को एक उसके बाद ग्रहण करने वाला होता है। तो इसका जो सही अनुक्रम होगा वो प्रेषक होगा, यानी कि भेजने वाला संदेश को भेजेगा और फिर वह ग्राही यानी कि उसको प्राप्त करेगा। तो ऑप्शन हमारा ये वाला सही हो जाएगा। अब हम आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षण प्रश्न का सही उत्तर दिया। उस प्रश्न का कठिनाई स्तर है 25%, 45%, 75% या फिर 35%। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि एक कक्षा है जिसमें 40 विद्यार्थी हैं और उनमें से 30 ने सही उत्तर दिए हैं, तो उसका कठिनाई स्तर पूछा गया है प्रश्न का। तो जब भी परसेंटेज निकालना होता है तो जो टोटल होते हैं उसको हम नीचे रखते हैं, यानी कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा है और उसमें से 30 ने सही उत्तर दिए तो 30 को ऊपर लिखेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 से 100 को काट देंगे 25 बार में और 25 यहीं 75 हो जाएगा। ये मतलब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा 75%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय विद्यालय संदर्भ में एक पाठ्य पुस्तक नहीं होनी चाहिए। आकर्षक परीक्षा का एक अकेला आधार, कम मूल्य की स्थानीय भाषा में। तो इसमें ये पूछ रहा है कि पाठ्य पुस्तक कैसी नहीं होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए और कम मूल्य की। ये भी सही है, मतलब ज़रूरी नहीं कि बुक जो है वो महंगी हो, तो कम मूल्य की भी ठीक है और स्थानीय भाषा में तो होनी ही चाहिए ताकि बच्चों को समझने में कठिनाई ना हो। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है नहीं वाला पूछा गया है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन सही है वो ये हो जाएगा कि परीक्षा का एक अकेला आधार। तो सिर्फ परीक्षा को आधार मान करके ही हमें पुस्तक नहीं बनानी है, इसलिए यही वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की एंड हमारा अगला क्वेश्चन है सतत एवं समग्र मूल्यांकन की संकल्पना से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है यह अधिगमकर्ता की सभी साप्ताहिक, मासिक एवं वार्षिक परीक्षाओं में उपलब्धि, या फिर अधिगमकर्ता की विद्यालय एवं साहित्यिक गतिविधियों में उपलब्धि, या अधिगमकर्ता की सभी विद्यालय गतिविधियों में उन्नत एवं उपलब्धि, अधिगमकर्ता की विद्यालय उपलब्धि। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन का क्या तात्पर्य हो सकता है। तो यदि हम साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक परीक्षा ले रहे हैं तो यहाँ पर सतत मूल्यांकन नहीं है और ना ही समग्र है। यहाँ पर सिर्फ परीक्षाएं ली जा रही हैं जो कि साप्ताहिक या मासिक या वार्षिक रूप से। इसके अलावा अधिगमकर्ता की विद्यालय एवं साहित्यिक गतिविधियों में उपलब्धि, तो यहाँ पर भी समग्र मूल्यांकन नहीं दिखा रहा है और ना ही सतत दिखा रहा है। एंड अगला जो है अधिगमकर्ता की सभी विद्यालय गतिविधियों में उन्नति एवं उपलब्धि, तो सभी से मतलब है कि जितनी भी विद्यालय में गतिविधियां करवाई जा रही हैं या जो कुछ भी सिखाया जा रहा है तो उन सब के बारे में उन्नति एवं उपलब्धि। तो ऑप्शन हमारा यही वाला सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक दृश्य को देखते हुए एक शिक्षिका ने अपने कक्षा में विद्यार्थियों से पूछा इस चित्र से क्या तात्पर्य है। यह कार्य ब्लूम वर्गीकरण में संज्ञानात्मक क्षेत्र की निम्नलिखित किस श्रेणी से संबंध रखता है। एंड ऑप्शन दिए हुए हैं अनुप्रयोग, बोध, विश्लेषण और ज्ञान। तो क्योंकि यहाँ पर मतलब जब बच्चे चित्र को देखेंगे तो फिर वे उसको समझेंगे कि इसका क्या मतलब होगा, तो यहाँ पर वे किसी भी तरीके का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ना ही विश्लेषण कर रहे हैं। और ज्ञान, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि वह चित्र को देख करके समझ रहे हैं, तो जो समझना है वो बोध के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की एंड हमारा अगला क्वेश्चन है कक्षा 6 से 8 तक के लिए RTE अधिनियम 2009 द्वारा कितने न्यूनतम कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। 200, 220, 240 या फिर 260। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि RTE को हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है पूरा डिटेल में, और इसकी PDF भी टेलीग्राम पे है, तो आप लोग इसकी PDF भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं आसानी से। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अपसारी चिंतन के लिए सत्य नहीं है।
विचारों का अनूठापन, विचारों का सुधार, विचारों का प्रवाह या फिर विचारों का लचीलापन। तो अपसारी चिंतन के लिए सत्य नहीं है। तो जो अपसारी चिंतन होता है उसमें कई तरीके से सोचा जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार की उसमें सृजनात्मकता भी पाई जाती है। इसलिए जो हमारा पहला ऑप्शन है विचारों का अनूठापन, तो ये अपसारी चिंतन में शामिल रहेगा। विचारों का सुधार, विचारों का प्रवाह भी सम्मिलित रहेगा और विचारों का लचीलापन भी सम्मिलित रहेगा। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो अपसारी चिंतन में यदि विचारों को सुधार रहे हैं तो वहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं हो रहा है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन है वो सेकेंड नंबर ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है पाठचर्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पाठचर्या में वांछनीय एवं योजनाबद्ध अनुभव शामिल रहते हैं और पाठचर्या में अन्य विद्यालय अनुभव के अतिरिक्त अवांछनीय एवं गैर योजनाबद्ध अनुभव भी सम्मिलित रहते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो पाठचर्या होती है वो पूरी तरीके से योजनाबद्ध बनाई जाती है, तो उसमें अवांछनीय और गैर योजनाबद्ध जो अनुभव हैं वो शामिल नहीं होते हैं। ये वाला ऑप्शन गलत है। और अगला देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है पाठचर्या में अतिरिक्त पाठचर्या गतिविधियां सम्मिलित नहीं होती। तो ये भी गलत है, क्योंकि पाठचर्या में जो कुछ सिलेबस होता है उसको पढ़ाने के साथ साथ कई गतिविधियां भी सम्मिलित रहती हैं। पाठचर्या एवं पाठ्यक्रम पर्यायवाची पद हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि हमने पाठचर्या और पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ाया था और अंतर भी बताया था। तो ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं होते हैं। अब देख लेते हैं जो पहला ऑप्शन था कि पाठचर्या में वांछनीय एवं योजनाबद्ध अनुभव सम्मिलित होते हैं, मतलब ये योजनाबद्ध तरीके से और इसमें सभी जो अनुभव हैं वो वांछनीय अनुभव सम्मिलित रहते हैं। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला ही सही हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है पियाजे के सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संशोधन की संज्ञानात्मक संरचना को कहा जाता है। आवासन, आत्मसातकरण, योजना, अनुभूति। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को जानते हैं और उसमें संशोधन की आवश्यकता होती है तो इसको पियाजे ने बताया है आत्मसातकरण कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। बंडूरा की सामाजिक शिक्षा का सही क्रम क्या है। तो बंडूरा का सामाजिक अधिगम भी हमने पढ़ाया था और उसमें भी बताया था कि जो बंडूरा ने कहा है इसमें मतलब इन्होंने सामाजिक अधिगम को बताया कि लोग किसी न किसी को आदर्श मान करके सीखते हैं। तो ऐसे में यदि आप किसी को आदर्श मानते हैं तो उसका पहले अवलोकन करते हैं और अवलोकन करने के बाद फिर उसकी जो भी क्रियाएं हैं उसको ध्यान करते हैं, फिर प्रतिधारण मतलब अपने आप में धारण करते हैं और बाद में आएगा प्रेरक। फिर मतलब बाद में आप उन्हीं क्रियाओं को दोहराते रहते हैं क्योंकि आप उनके जैसा ही बनना चाहते हैं। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर अवलोकन, ध्यान, प्रेरक, बाद में प्रतिधारण नहीं करेंगे। यहाँ पर बाद में प्रतिधारण है तो प्रतिधारण प्रेरक से पहले होता है, मतलब ध्यान करेंगे उसके बाद प्रतिधारण करेंगे। और यहाँ पर भी ध्यान बाद में है तो अवलोकन के बाद ध्यान करना है, बाद में नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन हमारा पहला वाला ही सही हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है बच्चों में बुद्धि विवेक के विकास का सही विषय कौन सा है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और विज्ञान। तो बुद्धि विवेक के विकास का जो सही विषय रहेगा वो रहेगा विज्ञान। ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है एक विज्ञान के शिक्षक छात्रों को ठोस, तरल और गैस का उदाहरण देने को बोलते हैं। यह दिया गया उदाहरण क्या कहलाता है। ज्ञान विकसित करने का उद्देश्य, समझ विकसित करने का उद्देश्य या फिर व्यवहारिकता विकसित करने का उद्देश्य और तकनीक विकसित करने का उद्देश्य। तो यदि एक शिक्षक छात्रों को ठोस, तरल और गैस का उदाहरण देने की बात बोल रहा है तो यह उदाहरण दर्शाता है समझ विकसित करने का उद्देश्य, यानी कि बच्चों ने क्या समझा है ठोस, तरल और गैस के बारे में। तो यदि उन्होंने सही से समझा है तो वो सही से उसका उदाहरण देंगे। तो ये जोड़ देता है समझ जो विकसित करने का उद्देश्य, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो जो शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण का सिद्धांत है ये दिया था ब्लूम ने, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही रहेगा।
अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है, मिडिल क्लास में विज्ञान पढ़ाने का कौन सा तरीका गलत है? प्रदर्शन विधि, गतिविधि आधारित पद्धति, या फिर व्याख्यान विधि, या फिर आगमनात्मक विधि। तो यहाँ पर गलत तरीका पूछा गया है, इसलिए व्याख्यान विधि सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये बड़ी क्लासों के लिए सही होता है। इसलिए ऑप्शन हमारा 3rd नंबर सही रहेगा। सामाजिक विज्ञान में छात्रों की रुचि पैदा करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसी प्रकार की पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, और छात्रों को सवाल पूछने से मना करना चाहिए, या फिर गतिविधि आधारित शिक्षण करना चाहिए। तो जब भी हमें छात्रों में रुचि उत्पन्न करनी है किसी भी विषय के लिए, तो हमें गतिविधि आधारित शिक्षण करवाना होगा। इसलिए ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समरसता को पढ़ाने के दौरान शिक्षक को पढ़ाने का कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? छुआछूत को सही तरीके से पढ़ाना चाहिए, पाठ्यपुस्तक की अवधारणा को स्पष्ट करना चाहिए, छात्रों को सामाजिक समरसता से संबंधित प्रोजेक्ट पर कार्य करना चाहिए, या फिर विभिन्न सामाजिक समूहों के संबंध में जानकारी होनी चाहिए ताकि छात्रों को इसकी मूल्यों के बारे में बता सकें। तो पहला जो ऑप्शन है, छुआछूत को सही तरीके से पढ़ाना चाहिए, तो सामाजिक में कई सारी चीज़ें आती हैं, तो हमें सिर्फ छुआछूत पर ही ध्यान नहीं देना है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत है। और पाठ्यपुस्तक की अवधारणा को स्पष्ट करना चाहिए, ये भी नहीं सही है। एंड छात्रों को सामाजिक समरसता से संबंधित प्रोजेक्ट पर कार्य करना चाहिए। और लास्ट वाला है, विभिन्न सामाजिक समूहों के संबंध में जानकारी होनी चाहिए ताकि छात्रों को इसके मूल्यों के बारे में बता सकें। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो 4 नंबर इसलिए सही होगा क्योंकि एक शिक्षक यदि सामाजिकता के बारे में बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो उसे कई सारी चीज़ों के मतलब कई सारे समूहों के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए ताकि वह छात्रों को उसके बारे में वास्तविक उदाहरण भी दे सके। इसलिए यहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट किसी विषय के लिए सही रहता है। यहाँ पर सामाजिक चीज़ों की अगर बात करें तो शिक्षक को विभिन्न अनुभवों के बारे में पता होना चाहिए ताकि वह छात्रों को भी उस विभिन्न अनुभवों से अवगत करा सके। इसलिए ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, जब समूहों में शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? समूहों में पढ़ाई, शिक्षक द्वारा पढ़ाना, लेखन शिक्षण, मौखिक शिक्षण। तो यदि समूह में पढ़ाया जा रहा है तो उसे हम समूह में पढ़ाई ही कहेंगे। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा को सीखना, कम से कम समय में हल खोजना, और उस भाषा को पढ़ाना जो ठीक से ना पढ़ाया गया हो, और उस भाषा को पढ़ाना जो पहले से पढ़ाया जा चुका है। तो उपचारात्मक का मतलब होता है कि हमें उस चीज़ को पढ़ाना है जो सही से नहीं पढ़ाया गया है, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें कमियां रह गई हैं, तो कमियों को ढूंढ करके फिर हमें उसका उपचार करना है। तो इसलिए जो ऑप्शन है हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। अंग्रेजी की जांच में छात्रों का प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा, शिक्षक को इसकी जांच के लिए क्या करना चाहिए? नैदानिक परीक्षण, प्रवीणता जांच, उपलब्धि परीक्षण, या फिर क्षमता परीक्षण। तो यदि किसी भी विषय में छात्रों का प्रदर्शन खराब है तो ऐसे में एक शिक्षक को चाहिए कि वह उसका निदान करे। निदान से मतलब होता है कि वह उसकी समस्याओं को समझे, उनकी कमजोरियों को समझे, मतलब बच्चों को कहाँ पर कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो इसलिए एक शिक्षक को सबसे पहले करना है नैदानिक परीक्षण। जिस भाषा में तकनीकी को पढ़ाया जाता है वह है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये भी हमने बताया था जब हमने भाषा विकास को पढ़ाया था, तब हमने बताया था कि सबसे पहले सुनना होता है, फिर बोलना होता है, और फिर पढ़ना, और सबसे लास्ट में लिखना होता है। इसलिए ऑप्शन हमारा पहला वाला ही सही हो जाएगा। खेल पद्धति के जनक हैं फ्रॉवेल, डेल्टन, सिगमंड फ्रायड, या फिर मॉन्टेसरी। तो खेल पद्धति के जनक हैं फ्रॉवेल, तो ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। व्यापक मूल्यांकन का आकलन देखे जाते हैं सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में, शैक्षणिक विषय में, शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में, योगात्मक मूल्यांकन में। तो व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है कि जो व्यापक मूल्यांकन होता है वो सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है सतत रूप से। इसलिए सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में ये नहीं सही रहेगा।
शैक्षणिक विषय सिर्फ, ये भी सही नहीं होगा। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो सही होगा कि शैक्षिक और शैक्षिक दोनों तरीके के क्षेत्रों में होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। गति के तृतीय नियम को पढ़ाने का कौन सी विधि जो है वो सही रहेगी, मतलब वो गति के तृतीय नियम को पढ़ाने की सही विधि क्या है? उत्प्रेरक, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि और आगमनात्मक विधि। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि ये प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, तो ऐसे में हमें सबसे पहले छात्रों को बहुत सारे उदाहरण देने होते हैं किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए, और उसके बाद फिर उसका सिद्धांत बताना चाहिए। यानी कि पहले बच्चों को उदाहरण बताएंगे तब वह आसानी से समझता है। तो इसलिए हमें गति का तृतीय नियम भी पढ़ाना है यदि, तो ये वाला मतलब इसके लिए जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 4 नंबर, आगमनात्मक विधि। यानी कि इसमें क्या होता है, पहले बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं और बाद में उसका नियम बताया जाता है। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रेल सिस्टम को सिखाए जाने के बाद छात्रों को विजुअल चैलेंज प्यूपल वाले स्कूल में ले जाया गया, ये छात्रों की किस प्रकार मदद करेगा? दोस्तों के साथ मौज मस्ती करेंगे, सभी प्रकार के अपंग लोगों का सम्मान करेंगे, क्लासरूम में वास्तविक ज़िंदगी से जुड़ कर रहेंगे, या फिर जस्टिन नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि ब्रेल लिपि की बात हो रही है, तो यहाँ पर होगा दृष्टिहीन लोगों के प्रति सकारात्मकता विकसित करेंगे। तो यदि बच्चों को पहले ब्रेल सिस्टम के बारे में बताया जाता है और फिर बाद में वैसे ही बच्चे जो भी दृष्टिहीन वाले बच्चे हैं उनके स्कूल में उन्हें ले जाया जाता है, तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे क्लासरूम में वास्तविक ज़िंदगी से जुड़ कर रहेंगे, यानी कि उन्हें एक वास्तविक अनुभव दिया जाता है। तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। और अगला है, एक अच्छी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक की क्या गुणवत्ता होनी चाहिए? सामग्री संबंधित रहे, अद्यतन जानकारी उपलब्ध हो, और काले और सफ़ेद चित्र, या फिर महंगी हो। तो पुस्तक का महंगा होना आवश्यक नहीं है और काले और सफ़ेद चित्र ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर सामग्री संबंधित रहे ये सही है। इसके साथ साथ एक अच्छी विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक की गुणवत्ता है उसमें अद्यतन जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। अद्यतन से मतलब है जो नवीनतम जानकारियाँ हैं वो उसमें उपलब्ध हों। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा में छात्रों को रामायण पढ़ाना चाहता है, इसके लिए उसे क्या तरीका अपनाना चाहिए? ऐतिहासिक तरीके से, यात्रा का आयोजन करके, कहानी कह के, या फिर व्याख्यान विधि के द्वारा। तो जब एक शिक्षक छात्रों को रामायण पढ़ाना चाह रहा है तो सबसे जो अच्छा तरीका रहेगा वो यही रहेगा कि उसको मतलब वह बच्चों को कहानी के माध्यम से बताए, यानी कि ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। इतिहास को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने का सबसे आसान एवं प्रभावी तरीका कौन सा है? कहानी कहकर, व्याख्यान देकर, चर्चा करके, सवाल जवाब पर। तो प्राथमिक स्तर पर यदि हमें पढ़ाना है तो सबसे जो प्रभावी तरीका रहेगा वो कहानी ही वाला होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। एंड मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।